गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 12th सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से आपके बिहार बोर्ड में किस किस चैप्टर से कितना कितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग बने रहिएगा अंतिम तक। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसका हिंदी हम लोग जानते हैं बच्चों, संबंध और फलन। दोस्तों इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका और छोटा छोटा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। रिलेशन, फंक्शन, इसी रिलेशन और फंक्शन के अंतर्गत आता है रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और बाइनरी ऑपरेशन। इसका हिंदी हम लोग जान लेते हैं बच्चों, संबंध, फलन, त्रिकोणमिति और द्विचर संक्रियाएं। दूसरा आपका चैप्टर है दोस्तों अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। तीसरा आपका दोस्तों है कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं कलनसार। और आपका चौथा है बच्चों वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं बच्चों सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। और आपका पांचवा चैप्टर है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रायिकता। और आपका छठा और अंतिम चैप्टर है एलपीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसका हम लोग हिंदी जान लेते हैं दोस्तों रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं।
ये हम लोग जो सिलेबस और 12 का ये आपका 12 का सिलेबस है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल का नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। ये जो हम लोग लिखे हैं ये 12 के सिलेबस के बारे में लिखे हैं। 12 के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आपका सबसे पहले है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं संबंध और फलन। संबंध, रिलेशन और फंक्शन के अंतर्गत दोस्तों 4 चैप्टर आता है, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री और बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका रिलेशन और फंक्शन के अंतर्गत आ गया, ये पहला चैप्टर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, अलजेब्रा। अलजेब्रा दोस्तों हम लोग तो बच्चों से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग का कॉम्बिनेशन, या जब कॉम्बिनेशन करते हैं मतलब क्या, अलजेब्रा के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रा ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कैलकुलस। कैलकुलस को हम लोग बच्चों हिंदी में बोलते हैं कलनशास्त्र। और चौथा आपका है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। और आपका 5वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। और छठा है एलपीपी, जो ग्राफ है, जिसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं। अब दोस्तों ये तो 12 के सिलेबस के बारे में हम लोग जान गए। आप जानते हैं कि आपके बिहार बोर्ड में कितने कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस से। तो आपका रिलेशन और फंक्शन से दोस्तों 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में। इसी रिलेशन फंक्शन में ये चारों मिला के 10 मार्क का पूछा जाएगा। और अलजेब्रा से आपका 13 मार्क का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। और ये आपके कैलकुलस से आपके 12 के सिलेबस का एक मेन पार्ट, सबसे ज्यादा पीडीआई पार्ट आपका जो है कि कौन सा है, कैलकुलस है, जो जिससे बिहार बोर्ड में 44 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर और 3D दोनों को मिला करके इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 17 मार्क का क्वेश्चन। और आपको प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों 10 मार्क का क्वेश्चन। और आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मतलब क्या, एलपीपी, एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, और एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब टोटल आपका हो गया 6 मार्क का क्वेश्चन। जब ये पूरा को एडिंग कीजिएगा मार्क्स तक, ये सारे नंबर का जब ऐड कीजिएगा, जब जोड़िएगा, आपका 100 मार्क्स पूरा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगली बार आपके बिहार बोर्ड में अलजेब्रा से 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेबस में क्या 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कितना 100 नंबर का जवाब देना है। तो इस प्रकार से इससे 20 मार्क का पूछा गया। इसी प्रकार से इस सब से भी ज्यादा नंबर का पूछा गया। बारी बारी से हम लोग दोस्तों सारे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपका ये चैप्टर के आधार पे 6 हो गया। यूनिट के आधार पर जानेंगे बच्चों। तो यूनिट फर्स्ट में आपका आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, और यूनिट सेकंड में आता है दोस्तों अलजेब्रा। यूनिट थर्ड में आता है दोस्तों कैलकुलस। यूनिट 4 में आता है दोस्तों वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। और यूनिट 5 में आता है आपका प्रोबेबिलिटी। और यूनिट 6 में आता है दोस्तों एलपीपी। मतलब 6 यूनिट के आधार पर ये पूरा आपका 12 के सिलेबस को पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के बारे में 12th मैथमेटिक्स के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैथमेटिक्स का क्या है डेफिनेशन, मैथमेटिक्स कहते हैं किसको हैं। तो यदि आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर था दोस्तों अलजेब्रा, अलजेब्रा को हम लोग डिटेल में जानते हैं।
अलजेब्रा के हम लोग हिंदी में दोस्तों बोलते हैं बीजगणित। दोस्तों अलजेब्रा को दो दो टाइप होता है, मतलब क्या, इसका दो संतान होता है, दो औलाद होता है। एक पहला होता है मैट्रिक्स। सबसे पहले दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स आखिर कहते किसको हैं? दोस्तों मैथमेटिक्स के शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स और मैथ, ये दोनों तीनों रूप में आप किसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तीनों का हिंदी हम लोग को पता है दोस्तों कि गणित होता है। या तो आपको मन है मैथमेटिक्स लिखने का, मन मैथमेटिक्स लिखिए, या मैथ्स लिखिए या मैथ लिखिए, कोई भी चीज लिखिएगा, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, क्या, गणित। और तीनों कहीं भी आप तीनों में से कोई भी चीज का यूज कीजिएगा, कहीं पे कोई गलती वाला बात नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट, ठीक है ना। तो साइंस के अंतर्गत क्या आ जाता है? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, और क्या, बायोलॉजी आता है। और आर्ट्स के अंतर्गत आपको आप लोगों को पता ही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा आपको जो है किसके अंतर्गत? आर्ट्स के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों आप ये चीज सोचने वाला बात है कि जब तक हम लोग मैथमेटिक्स, जैसे ही आप लोग पढ़िएगा 12th में कैलकुलस के बारे में जब पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में जब तक कैलकुलस का यूज हम लोग नहीं करेंगे तब तक जो है 100% अच्छी तरीका से समझना, फिजिक्स को समझना ही नहीं, नामुमकिन है, समझना नामुमकिन है। तो इसीलिए मतलब क्या, मैथमेटिक्स का डेफिनेशन एक सिंपल तरीका में आप लोग जान सकते हैं। अलग अलग गणितज्ञ ने अलग अलग अपने अपने भाषा में क्या अपना अपना डेफिनेशन दिया, लेकिन हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन जानेंगे कि जब तक मैथमेटिक्स का यूज हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं करेंगे तब तक ये इसका जो थ्योरम का भी है प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बस सिंपल आपका तरीका हम बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स के डेफिनेशन को याद करने का तरीका और जानने का तरीका। मैथमेटिक्स साइंस की वैसी शाखा है, या मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं साइंस की रानी है, विज्ञान की रानी है। जब तक ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि मैथमेटिक्स विज्ञान की रानी है, इसलिए क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स का फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तब तक जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कहीं भी जो है थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैथमेटिक्स को पूरा साइंस का क्यों माना गया है। तो एक मैथमेटिशियन है जो आपका ये जो सिंपल भाषा में डेफिनेशन दिए हैं लिख देते हैं। मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिखना चाहिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज ए क्यून ऑफ द साइंस। मैथमेटिक्स इसको हिंदी में लिख सकते हैं गणित विज्ञान की रानी है। सिंपल तरीका है दोस्तों, जब तक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं यूज करेंगे तब तक है इसका थ्योरम प्रूव करना संभव नहीं है। इसीलिए इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया गणित विज्ञान की रानी है। तो दोस्तों उम्मीद है यदि आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े, किस पे, अलजेब्रा पे अच्छी तरीका से चर्चा कर सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। अलजेब्रा का दो संतान है या दो औलाद है, जिसका पहला औलाद है मैट्रिक्स और दूसरा औलाद है डिटरमिनेंट। दोस्तों मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग आव्यूह बोलते हैं और डिटरमिनेंट को हिंदी में हम लोग दोस्तों सारणिक बोलते हैं। क्या बोले दोस्तों? अलजेब्रा का दो औलाद है, पहला औलाद है मैट्रिक्स और दूसरा औलाद है डिटरमिनेंट। तो जब दो औलाद है तो अलग अलग औलाद के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, उसके बाद आएंगे डिटरमिनेंट पर। उम्मीद है दोस्तों अभी तक में सभी बातों आसानी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के बारे में कैसे जानेंगे? बस सिंपल तरीका है, बस आप लोग यह थोड़ा ध्यान बनाए रखना है। एक आपका समीकरण लेते हैं x + y + z, 2x 2y 2z = 1 ले लिए। दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं 3x + 5y + 9z = -2। फिर तीसरा समीकरण लेते हैं 3x + 2y - 6z = 5। ये जो आपका हम तीन इक्वेशन ले लिए, तीन समीकरण ले लिए, इसी के आधार पर हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों आप लोग इस समीकरण को जैसे ही हम लिखे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कहां का है इक्वेशन और ये क्या है इक्वेशन। आप लोग को पता ही है ये लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, तीन चार वाले रेखीय समीकरण है। आप लोग तो 10th क्लास में अच्छी तरीके से इसके बारे में जाने होंगे, पढ़े होंगे। तो बस अब हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है बच्चों, तीन ब्रैकेट का यूज होगा। उस हम ब्रैकेट को यहां पर लिख देते हैं। पहला आपका होगा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज, दूसरा होगा स्मॉल ब्रैकेट का यूज और तीसरा आपका होगा डबल वर्टिकल ब्रैकेट का यूज। मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको दोस्तों ये आपका जो है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है बिग ब्रैकेट। भी आप लोग को जो अच्छा लगे उसको यूज कीजिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट और ये आपके लिए नया ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल वर्टिकल ब्रैकेट। तो दोस्तों अभी तक ये जाने कि मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको इस तीनों ब्रैकेट का यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और डबल वर्टिकल ब्रैकेट। ध्यान से आप लोग समझिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और डबल वर्टिकल ब्रैकेट। अब जो है इस तीनों के अंतर्गत आपको कुछ न कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिसके आधार पर जो है हम लोग जान पाएंगे कि ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानते हैं आपका जो है ये इस समीकरण को आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं आपका जिसका यूज होने वाला है मैट्रिक्स में, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये तो आपको पहले से ही और अच्छी तरीका से पता होगा कि रियल नंबर किसको बोलते हैं। जब इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और फ्रैक्शन का पूरा नंबर शामिल हो तब उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ये -∞ और ये +∞। ये मान लीजिए यहाँ पे 2.5, यहाँ पे मान लीजिए -1.5। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो फ्रैक्शन सारा वैल्यू आपको जिसमें शामिल होता है उसको ही क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो -1, 0, 1, 2, 3 ये आपका हो गया रियल नंबर। अब दूसरा हम लोग जानते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में दोस्तों हम लोग जानते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है?
नेगेटिव नंबर का जब रूट निकालते हैं तो उसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को i से स्मॉल i से सूचित किया जाता है, इसका जो वैल्यू होता है रूट अंडर -1 होता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत दोस्तों आपका ये सब यूज होगा, i स्मॉल i 2 स्मॉल i 2i 3i 4i, ऐसा जब नंबर आपको दिखेगा i 2i 3i, इसी को हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है, जिसमें रियल नंबर के अंतर्गत पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और उसके साथ साथ शून्य भी और उसके साथ साथ फ्रैक्शन का भी वैल्यू भी शामिल रहेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत जानते हैं हम लोग दोस्तों कि i 2i 3i 4i, इस प्रकार से आपको नंबर जब मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो i का वैल्यू होता है रूट अंडर -1 और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान गए। एक छोटा सा और जानते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में। दोस्तों फंक्शन में आपका कौन कौन फंक्शन आ जाएगा और कौन कौन फंक्शन का यूज आपको मैट्रिक्स में होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आपका सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा यूज, जिसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये सब चीज यूज होता है। उसके बाद इसका इन्वर्स आ जाएगा, sin इन्वर्स थीटा, cos इन्वर्स थीटा, tan इन्वर्स थीटा, इस प्रकार से। और आपका तीसरा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और चौथा आपका आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, और पांचवा आपका आ जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब दोस्तों अभी तक क्या क्या जाने कि आपको जो है मैट्रिक्स के अंतर्गत स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और डबल वर्टिकल ब्रैकेट का यूज होगा। और मैट्रिक्स में ये तीनों ब्रैकेट का हमेशा यूज होगा। जब तक इसका यूज नहीं होगा तब तक बात बनेगा हमें। और हम लोग दोस्तों इसके आगे क्या जाने कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन के बारे में। आपको मैट्रिक्स में ये सारे का यूज होगा। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं, उस रियल नंबर के अंतर्गत आपको पता चला कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और शून्य, फ्रैक्शन, ये सारा आपको यूज होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आपका आयोटा वाले फॉर्म यूज होगा। मतलब क्या स्मॉल i का फॉर्म आपका नंबर यूज होगा, i 2i 3i 4i, इस प्रकार के जब नंबर आप देखिएगा तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां कि आपको बता दिए हैं where i का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, i स्क्वायर वैल्यू होता है -1। और फंक्शन के बारे में, फंक्शन को हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं दोस्तों। और फंक्शन के अंतर्गत आपका आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बारे में कैलकुलस में खूब अच्छी तरीका से आसान भाषा में हम लोग जानेंगे। हो सके यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉलेज के लिए, इतना सा। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि आखिरकार मैट्रिक्स है क्या, कैसे हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंपल से तरीका हम लोग दोस्तों जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आप लोग तो ये सब समझ रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब रैखिक समीकरण है। सबसे पहले ऑर्थर केले नामक वैज्ञानिक ने, कौन से, ऑर्थर केले, ऑर्थर केले, सबसे पहले ऑर्थर केले नामक गणितज्ञ ने, सॉरी दोस्तों, ऑर्थर केले नामक गणितज्ञ ने रैखिक समीकरण के गुणांक को कब 1858 ईस्वी में, सबसे पहले ऑर्थर केले नामक गणितज्ञ ने रैखिक समीकरण के गुणांक को, रैखिक समीकरण में x y z के गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का 2 है, यहाँ पे z का गुणांक 2 है। फिर दूसरे समीकरण में देखिए x का गुणांक
3 है, y का गुणन 5 है और z का गुणन 9 है। फिर तीसरे समीकरण में देखिए दोस्तों, x का गुणन 3 है, y का गुणन 2 है और z का गुणन -6 है। तो सबसे पहले ऑर्थर केले ने रैखिक समीकरण में x y z के गुणांक को सजा करके लिख दिया। किस प्रकार से देखिए, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है, फिर z का गुणांक 2 है। फिर जो है दूसरे समीकरण में आ जाइए, जिस प्रकार से पहला समीकरण के गुणांक को लिख दिए हैं, जहां पे x y z नहीं लिखा है उस टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? x y z के गुणांक से। x y z के गुणांक को सजा करके लिख दिए। फिर दूसरे समीकरण में देखिए दोस्तों, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 5 है और z का गुणांक 9 है। तीसरे समीकरण में देखिए दोस्तों, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है और z का गुणांक -6 है। दोस्तों आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जब इसके पीछे आपको चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स में आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल ब्रैकेट का यूज होगा। तो ऑर्थर केले ने सबसे पहले 1858 ईस्वी में रैखिक समीकरण में x y z के गुणांक को सजा करके लिख दिया। जब सजा करके लिखा तो इसी को ऑर्थर केले ने आयताकार सजावट नाम दिया। तो क्या नाम दिया है? इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया, जिसका नाम उन्होंने आयताकार सजावट दिया। आयताकार सजावट फिर से समझना है दोस्तों, घबराना नहीं है। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप में अंतिम में लिख दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, और उस पे जो मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्थर केले नामक गणितज्ञ ने 1858 ईस्वी में x y z के कोएफिशिएंट को सजा करके, x y z के कोएफिशिएंट को जब लिखा सजा करके, और उसमें क्या स्क्वायर ब्रैकेट या यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल, तीनों में से कोई भी ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं समझना है। ब्रैकेट का मतलब ये समझना है, ये जो सजा करके लिखे हैं नंबर, उसको जो है अच्छा करने के लिए, इसकी सुंदरता को प्रकट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे आप लोग सिंपल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, लड़का लोग और लड़की लोग या मानव लोग, ये प्राकृतिक का जो है सुंदरता, सब में अपना अपना होता है सुंदरता, लेकिन लड़के लोग अपने सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए, अपने सुंदरता को और निखार लाने के लिए क्या मेकअप चपोड़ते हैं, उससे उसमें क्या होता है, उसकी सुंदरता में और ज्यादा निखार आता है। उसी प्रकार से ये जो है लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट, रैखिक समीकरण के गुणांक को सजा करके लिखा, लेकिन इसके ब्रैकेट को लगाने के बाद और इसकी सुंदरता में क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में इसकी सुंदरता में और ज्यादा निखार हो गया। मतलब इसी का नाम उन्होंने आयताकार सजावट दिया। फिर जो है इसी आयताकार सजावट का नाम ऑर्थर केले ने 1858 ईस्वी में सबसे पहले इसी का नाम बदल के मैट्रिक्स दिया था, जिसको हिंदी में हम लोग दोस्तों आव्यूह कहते हैं। उम्मीद है इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि रैखिक समीकरण के गुणांक को जब सजा करके लिखा तो इसी का नाम ऑर्थर केले ने आयताकार सजावट दिया, और यही आयताकार सजावट का नाम मैट्रिक्स दिया। कौन? ऑर्थर केले ने। इसीलिए ऑर्थर केले को मैट्रिक्स का फादर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतना से समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों मैट्रिक्स तो समझ गए। अब देखिए, ये तो आपका इसके अंतर्गत कौन सा रियल नंबर है, मतलब क्या पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म है, मतलब क्या रियल नंबर है। आपको जो है मैट्रिक्स के रूप में ये भी आ सकता है i 2i 3i 4i 2 3। क्या बोले दोस्तों, आपको रियल नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर का भी यूज होगा आपके मैट्रिक्स के अंतर्गत। मतलब क्या, किसी भी नंबर को सजा करके यदि हम लोग लिख देंगे तब उसी का नाम मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे रियल नंबर को सजा कर लिखा गया और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को सजा कर लिखा गया, और यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं sin थीटा cos थीटा और ये sin थीटा। यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इस ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत रखा गया। इस तीनों को अपना लोग क्या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शन, कोई भी नंबर आपको दिखे
समझ जाना है। इसी को क्या कहना है, इसी को मैट्रिक्स कहना है। इसी का नाम क्या दिया गया है, मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग दोस्तों बोलते हैं आव्यूह। यहाँ तक समझने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई किंतु परंतु नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इससे आगे की ओर बढ़ सके। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद है ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों रो, कॉलम और ऑर्डर, तीन चीज के बारे में जानेंगे। और इसी पर जो है आपका पूरा मैट्रिक्स टिका हुआ है। और आपको यू चुटकी बजाएंगे और जो है आप समझ जाइएगा रो, कॉलम, ऑर्डर। तो इसको हम लोग पहले मिलाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका मैट्रिक्स लिख दिए। इसके अंतर्गत दोस्तों आप जो है मेन फोकस सबसे ज्यादा वीवीआई वाला बात आप बता रहे हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले रो जानना है, उसके बाद कॉलम जानना है, उसके बाद ऑर्डर जानना है। इस तीनों में यदि प्रॉब्लम है आपको पूरे मैट्रिक्स में हर एक जगह प्रॉब्लम होगा। इसको हिंदी में लिख देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। और ऑर्डर को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं हम लोग कोटि। अब आपको जो है ध्यान से गौर से समझना है रो, कॉलम और ऑर्डर के बारे में। रो, कॉलम और ऑर्डर के बारे में कहीं भी आपको दिक्कत होने के लिए नहीं देंगे दोस्तों। आपको पता है अभी तक ये चल गया है, यदि स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी नंबर को अंदर में क्या करते हैं, रखते हैं, उसी का नाम क्या है, मैट्रिक्स दिया गया। अब इसी में आपको रो भी ढूंढना है, कॉलम भी ढूंढना है और ऑर्डर भी ढूंढना है। देखिए दोस्तों रो किसको बोलेंगे, अभी तो आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से पता होगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। दोस्तों एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं उदर रेखा। तो अब दोस्तों ध्यान देना है, आपको यही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का आपको यहाँ पे यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में सोचना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन नंबर के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है और कौन कौन नंबर के साथ वर्टिकल लाइन बन रहा है। तो इसी को आपको यहाँ पर क्या सोचना है, कैसे सोचना है। देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक मतलब ये आपका एक लाइन है। देखिए ये जो नंबर है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत, ये भी हॉरिजॉन्टल के लाइन के अंतर्गत। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत 2 3 4 नंबर आ गया, दूसरे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत -1 -2 0 आ गया और तीसरे हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत 5 6 7 आ गया। मतलब ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत आपका 3 लाइन के अंतर्गत ये पूरा नंबर आ गया। अब देखिए दोस्तों ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए। अब जानते हैं वर्टिकल लाइन के अंतर्गत कौन कौन है, कौन कौन नंबर आ रहा है। दोस्तों देखिए 2 -1 5 ये आपका पहला वर्टिकल लाइन और 3 -2 6 ये दूसरा वर्टिकल लाइन। ये तीसरा देखिए 4 0 7 ये तीसरा वर्टिकल लाइन। मतलब दोस्तों अभी तक में क्या समझे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का मतलब समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे लागू हो गया और वर्टिकल भी लागू हो गया। जो नंबर्स के जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंतर्गत आया उसी को बोलते हैं रो। और जो
वर्टिकल लाइन के अंतर्गत आया उसी को कॉलम बोलते हैं। दूसरे एग्जांपल से हम लोग जानते हैं दोस्तों 2 3 -1 2। दोस्तों देखना अब क्या है, आपको हर एक मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपका यूज होगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये देखिए आपका वर्टिकल लाइन। दोस्तों यदि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में आपको समझने में दिक्कत है तो हम दूसरे तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों जो भी आपको रहेगा मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसमें ये चीज सोचना है कि इसमें जो है दो तरीका जब भी होगा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। यदि इसमें दिक्कत है तो दूसरे तरीका से बताते हैं। देखिए ये जो है आपका लाइन बाएं से दाएं की ओर जितना भी लाइन खींचा जा सकता है एक लाइन में उसको देखना। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचा जा सकता है, एक यहाँ भी लाइन खींचा जा सकता है। फिर देखिए आप जो है ध्यान से देखना है कि जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसको जो है सुतार लाइन खींच देना है। मतलब ये देखिए सुतलका लाइन के अंतर्गत आ गया और ये देखिए उठलका लाइन के अंतर्गत आ गया। मतलब सुतलका लाइन को हम बोलते हैं रो और उठलका लाइन को बोलते हैं कॉलम। लेकिन यहाँ पे एक रो या एक कॉलम का तो बात नहीं हो रहा, एक से अधिक रो आ गया तो कैसे समझेंगे? तो रो का गिनती जो है ऊपर से नीचे की ओर करना है। पहले जो लाइन बनेगा उसी को रो बोलते हैं, दूसरे जो लाइन बना उसको भी रो बोलते हैं। लेकिन रो एक से अधिक हो जाएगा उसको R1 R2 R3 से सूचित करेंगे। R1 R2 ऊपर से नीचे की ओर गिनती करेंगे। नीचे से ऊपर की नहीं है गिनती करना, ऊपर से नीचे की ओर गिनती करना है। ये तो रो के अंतर्गत आ गया, पहला रो को R1, दूसरे रो को R2। फिर देखिए कॉलम लेफ्ट से राइट की ओर गिनती करना है, बाएं से दाएं की ओर। तो देखिए दोस्तों इसको कॉलम का सबसे पहला रो का सबसे पहला लेटर है R, इसीलिए इसको R1 R2 R3 इस प्रकार से सूचित किया जाता है। जबकि कॉलम का सबसे पहला लेटर है C, इसीलिए कैपिटल C1 कैपिटल C2 इस प्रकार से सूचित किया जाता है। दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर रो कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका एग्जांपल ले लीजिए। देखिए दोस्तों ये आपका मैट्रिक्स है, इसमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी नंबर आया है, जो भी सजा करके लिखा गया वहां पे लाइन खींचना है। पहले खींचना है सुताका की लाइन। देखिए ये सुतलका लाइन के अंतर्गत आ गया, ये भी सुतलका लाइन के अंतर्गत पूरा नंबर आ गया। अब उठलका लाइन के अंतर्गत आ गया। सुतलका लाइन को रो बोलेंगे और उठलका लाइन को कॉलम बोलेंगे, सिंपल तरीका। तो एक से अधिक सुतलका लाइन होगा तो एक से अधिक रो हो जाएगा। पहले सुतलका लाइन को पहला रो मतलब R1, दूसरे सुतलका लाइन को दूसरा रो मतलब क्या R2। पहले उठलका लाइन को पहला कॉलम बोलेंगे जिसको C1 करेंगे और दूसरे उठलका लाइन को दूसरा C2 करेंगे मतलब दूसरा कॉलम, और तीसरे सुतलका लाइन को C3 बोलेंगे। मतलब रो को जो है R1 R2 R3 से सूचित किया जाता है, जबकि कॉलम को C1 C2 C3 से सूचित किया। अभी तक में आप लोग क्या देखे दोस्तों, ये जो है सबसे पहले रो का गिनती करते हैं वो R1 R2 सॉरी रो को जो है R1 R2 R3 से सूचित किया जाता है। मतलब क्या, ये पहला लाइन जो है पहला R1, दूसरा लाइन है तो दूसरा R2, तीसरा लाइन है R3। मतलब रो का गिनती ऊपर से नीचे की ओर करना है, ऊपर से नीचे की ओर करना है रो का गिनती। देखिए R1 R2 यहां भी देखिए R1 R2। अब देखिए ये तो रो का बात हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, एक से अधिक जो है आपका रो की संख्या है। रो की संख्या से स्मॉल m से सूचित किया जाता है। रो की संख्या को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक रो दो रो मतलब दो रो है, n का संख्या 2। अब कॉलम को देखिए स्मॉल n से सूचित किया जाता है C1 C2 C3। स्मॉल n का मान कितना 3 हो जाएगा। मतलब रो की संख्या को स्मॉल m से छोटी m से सूचित किया जाता है। रो की संख्या 2 है m बराबर 2 और कॉलम संख्या